मेरा नाम जेकब सोमर है और मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मेरी सोच बदल गई। 3 जनवरी 2011 से पहले मैं ज़्यादातर उन लोगों की तरह ही था जो घोस्ट, डेविल, जादू टोना और रात में घूमने वाले शैतान पर बिलीव करते थे। लेकिन अब मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है और आपको यकीन से बता सकता हूँ कि पैरानॉर्मल चीज़ें सच में होती हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हमें छुट्टियों के लिए कुछ समय साथ रहना चाहिए और क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। हमने उस साल की शुरुआत में ही शादी कर ली और नए साल का जश्न मनाने के लिए एक ट्रिप पर जाने की प्लानिंग की। यह आइडिया काफ़ी अच्छा था। हम दोनों एग्री कर रहे थे, किसी फेमस सिटी या किसी खास जगह पर जाने के बजाय हम किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जो शांत हो, जहां हम नेचर को एंजॉय कर सकें। फाइनली हमने आइसलैंड में विक नाम करके एक छोटे से शहर को चूज़ किया। यह एकदम परफेक्ट लग रहा था क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम थी और सीन सुंदर थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी, रहने के लिए होटल ढूंढना। मैंने थोड़ी देर के लिए गूगल पर सर्च किया और रेंट पर एक हॉलिडे हाउस देखा। मेरी वाइफ और मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि हमने पहले भी रेंट पर कभी घर नहीं लिया, लेकिन हमने डिसाइड किया कि यह होटल से बेटर ऑप्शन था। ये शहर से बाहर था और हमने इसे बुक कर लिया। 1 जनवरी 2011 को निकलने से पहले मैंने और मेरी वाइफ ने दोस्तों और फैमिली के साथ मिलकर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाया और फिर वीक जाने के लिए गुड बाय कहा। बस स्टेशन आसानी से मिल गया था और बस ड्राइवर ने हमारा सामान रखने में हमारी हेल्प की और पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये लवली कपल कहाँ जा रहा है? एक शहर है विक नाम का, हम वहीं जा रहे हैं। विक हनीमून के लिए एक अजीब जगह है, उसने बस स्टार्ट करते हुए कहा। मैं हंसा और जवाब दिया, वैसे यह हमारा हनीमून नहीं है, हम बस दूर जाना चाह रहे हैं। विक पहुंचने से पहले लगभग 3 मिनट तक बस चल रही थी। पहले तो ये लगा कि विक और रिंजविक के बीच में काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शहर में कुछ तो गड़बड़ है और सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टेशन पर रोककर कहा, हम आ गए। हम बस में अकेले थे, इसलिए मैंने सोचा कि वो हमें स्टेशन के बजाय रेंट वाले घर में ले जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सुनिए, हम सच में नहीं जानते कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो क्या आप हमें वहाँ तक ले जा सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो? हाँ, क्यों नहीं। कौन सी जगह है ये? मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन से उसे फ़ोटो दिखाई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और मुझे दिख रहा था कि उसका हमें वहां ले जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा, फिर आखिरकार उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। वो आइसलैंडिक लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन मैं बता सकता था कि वो कुछ नेगेटिव ही था। हमने लगभग 5 मिनट तक वेट किया और एक कार आई। ड्राइवर ने अभी भी कुछ नहीं कहा था, उसने बस हमारा सामान दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया, हमें उतरने के लिए कहा और चला गया। नए ड्राइवर को कोई इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन हमें लगा कि वो अपने रेंट के घर तक हमें पहुंचा जाएगा। मेरी वाइफ काफ़ी चुप थी, तो मैंने पूछा, हे बेब, क्या तुम ठीक हो? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए कहा, बेब। उसने फिर जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हम आखिरकार घर पहुंचे और पहली चीज़ जो मैंने देखी कि ये जगह बहुत बड़ी थी। जिस रेट पर हमें यह मिला था मुझे लगा यह बहुत छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ड्राइवर ने कार रोक दी और मैंने अपना सामान निकाल लिया। मुझे लगा कि मुझे पे करना चाहिए था, लेकिन वह पूरी तरह से सुन्न हो गया था, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। जब मेरा काम हो गया तो मैंने सोचा कि पे कर दूं। सब हो गया सर, मुझे कितना पे करना है? ड्राइवर अभी भी नहीं हिला और मैंने सोचा कि उसके पास जाकर देखूं कि क्या वो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उसे टच करने गया अचानक डर से उसने मेरी आंखों में आंखें देखते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। कंडीशन बेहद डरावनी थी क्योंकि इसकी पकड़ बहुत टाइट थी और इसकी आंखों में डर था। मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उसने बस बोलवाओवर कहा और फिर चला गया। मुझे लगा कि मुझे उसे पे करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी कार स्टार्ट कर ली और वो चला गया। उसकी आंखों में देखने में मुझे फील हुआ वह अच्छा नहीं था। पूरा माहौल बहुत अजीब लग रहा था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और इसके बारे में सोचता रहा और आखिर मेरी वाइफ ने कहा, हे मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, क्या तुम पूरे दिन वहीं खड़े रहोगे? मैं हंसा और कहा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे ये पता लगाना था कि ड्राइवर ने क्या कहा था, इसलिए मैंने गूगल ट्रांसलेट निकाला और जो उसने कहा मैं बोला और रिजल्ट मेरे सामने था। मेरा दिल दहल गया क्योंकि मुझे पता लगा कि इस वर्ड का मतलब है श्रापित। रेंट वाले घर में पहली रात बिल्कुल सही थी,
लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही दिन चीजें बदलने वाली हैं। अगली सुबह पहली बात जो मैंने देखी वह ये थी कि अप्रैल रात हमारे बेड से उठकर किसी दूसरे कमरे में चली गई थी। उठने के बाद मैंने इसके बारे में उससे पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे लगा कि मैं दूसरे कमरे में हूं और वह बिल्कुल खुश नहीं थी। तो मैंने सोचा कि इस बात पर विश्वास कर देना सही होगा, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा तो उसे डर लग सकता है और छुट्टी को बर्बाद कर सकता है। मैंने उस दिन घर में अजीबोगरीब छोटी चीजें होते हुए भी देखी। सबसे पहले नहाने के बाद मैंने देखा कि मेरी छाती और पीठ पर बहुत सारी खरोंचें हैं। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि जब मैं उठा तो मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं था। फिर मैंने बस एक क्रीम लगाई और अप्रैल के साथ समय बिताने चला गया। अगली अजीब बात बाद में हुई। अप्रैल अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ पिक्चर्स लेने के लिए बाहर गई हुई थी। वो घर से बहुत दूर नहीं गई थी और मैंने अपने बिजनेस के लिए थोड़ा टाइम निकाला। कुछ ही देर में मैंने अप्रैल को मेरे सामने चलकर ऊपर जाते हुए देखा। सबसे पहले मुझे लगा कि अप्रैल किसी तरह का गेम खेल रही है, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप नीचे रखा और उसके पीछे जाने के लिए उठ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं ऊपर जाता तभी अप्रैल सामने के दरवाजे से आई। मैं उलझन में था क्योंकि मैं जानता था कि मैं अभी अभी अप्रैल को मेरे पास से गुजरते हुए देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक या किसी खेल के मूड में थी और काफी परेशान होने लगा था मैं। लेकिन मैं उसे चिंता में नहीं देखना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि वह एंजॉय कर रही थी। मैंने मान लिया कि मैं शायद बस चीजों को देख रहा था और मुझे आराम की जरूरत है। बाद में उस रात लगभग 10 बजे अप्रैल और मैंने सब भुलाकर सोने का फैसला किया। बेड पर जाने से पहले उसने मुझे देखा और कहा, बेब, सब ठीक तो है? तुम अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। मैं मानता हूं कि ड्राइवर के उस मैसेज के बाद मैं सभी चीजों के बारे में थोड़ा अजीब हो गया था, लेकिन मेरा अभी भी उसे परेशानी देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूं, कुछ भी गलत नहीं है। उसने मुझे लगभग ऐसे देखा जैसे वो बता सकती थी कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक हो। सोने से पहले मैंने उसे एक स्माइल और एक किस दिया। लगभग आधी रात को मैं एक अजीब फीलिंग के साथ उठा। अप्रैल मेरे पैर को पकड़कर मुझे खींच रही थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि वह इतनी सुबह जल्दी ऐसे क्यों कर रही थी, लेकिन मैं उठने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने कहा, अप्रैल ये बहुत जल्दी है, बेड पर वापस जाओ। और मैंने सोने के लिए वापस जाने की कोशिश की। लगभग 5 मिनट बाद अप्रैल ने मेरे पैर को फिर से खींचा और मैं बस अपने पैर को खींचकर आहें भरी। 5 मिनट बाद मुझे अपने पैर पर फिर से एक साथ फील हुआ, जिसे मैंने दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि ऐसा लगेगा जैसे मेरी हड्डी टूट जाएगी। मैंने अपनी आंखें खोली और तुरंत बिस्तर से नीचे गिर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अप्रैल हमारे बेड पर नहीं थी। जो कुछ भी मुझे मेरे बेड से खींच ले गया वह शायद इस घर में होने वाली अजीब चीजें और मेरी खरोंचों के लिए जिम्मेदार था। अब जैसा कि आप सोच ही सकते हैं कि मैं इस पॉइंट पर काफी डरा हुआ था और हेल्प के लिए कॉल करने का सोचा। मैं तुरंत आइसलैंड के लिए इमरजेंसी नंबर को गूगल किया और डायल किया। हेलो, प्लीज मुझे हेल्प की जरूरत है, मेरे घर में कोई है? ओके, और आपका एड्रेस क्या है? उसने पूछा। मैंने एड्रेस दिया और उसके बाद शांति छा गई। फिर उसने कहा, सर मैं आपको तुरंत घर छोड़ने की सलाह दूंगी, हेल्प रास्ते में है, लेकिन वो घर प्लीज छोड़ दें आप। मैं उन्हें अपनी वाइफ के गायब होने के बारे में इन्फॉर्म करने ही वाला था, तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे के दरवाजे से चला गया। तो मैंने तुरंत फोन गिरा दिया और पीछा किया। आखिर पीछा करते हुए मुझे पता लगा कि मैं किसका पीछा कर रहा था। मुझे समझ में आया कि मैंने इससे पहले अप्रैल के लिए क्यों गलत समझा, क्योंकि इसकी फिगर एक औरत जैसी थी। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, वह नंगे पैर थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि वो जमीन को गीला कर देगी। मैं नीचे आने तक उसका पीछा करता रहा और मुझे नहीं पता कि क्या वो जानती है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं या नहीं, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया। वह एक कमरे में चली गई और मैंने उसका पीछा किया, लेकिन जब मैंने कदम आगे रखा तो वह जा चुकी थी। मैं वापस बाहर चलने के लिए मुड़ा और तुरंत ही फील किया कि किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी। मुझे पता था कि कोई इंसान नहीं था। इसका चेहरा हल्का नीला था और इसकी आंखें लगभग पूरी तरह से काली थी। इसके गले के चारों ओर निशान थे और उसके बालों के कुछ हिस्से गायब थे और यह पूरा गीला था। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पे मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मेरे गर्दन पर काफी मजबूत थी। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था और मैं खुद को होश खोते हुए फील कर सकता था। और तभी मैंने दरवाजे को खोलने की आवाज सुनी। मैं बेहोश हो गया और फर्श पर जा गिरा। मैं कुछ मिनट बाद एक एम्बुलेंस में उठा। मेरे आसपास कुछ पैराडेमिक्स और पुलिस ऑफिसर्स थे। अप्रैल! जागते ही मैं अपनी वाइफ के नाम के साथ चिल्लाया। ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि घर में कोई नहीं था और मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद उस रात घर से दूर रहने की बात की। मैं अगले दिन ऑफिसर्स के साथ घर गया, लेकिन मुझे अपनी वाइफ या कुछ भी नहीं मिला। अपना बयान देते समय ऑफिसर जरा भी हैरान होते हुए नहीं दिखे। जब मैं उनसे एक डेविल की बात कर रहा था, मुझे वह बहुत अजीब लगा।
इस मैटर के कुछ समय बाद मैं उनके हेड से मिला और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि फिर कितना बड़ा शहर नहीं था और अगर अप्रैल अब तक नहीं मिली है तो यह अच्छा सिग्नल नहीं था। जिस घर में आप रह रहे थे इसके बारे में विक के लोगों के बीच एक स्टोरी है। वे कहते हैं कि कुछ साल पहले एक कपल उस घर में रहता था। इस कहानी के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि पति बुरा था। वो अपनी वाइफ को गाली देता था, मारता था और एक दिन उसने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश झील में फेंक दी। पति ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। उसकी फैमिली को इस कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए मामला जल्द ही बंद कर दिया गया। कुछ का मानना है कि लड़की के फैमिली ने उससे बदला लिया, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उस अपार्टमेंट में पति का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। आमतौर पर मैंने तुरंत ही कहानी को बकवास समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन मैंने जो देखा उसके बाद मुझे इस पर यकीन हुआ कि कुछ पैरानॉर्मल है। इसका मेरी वाइफ और मुझसे क्या लेना देना है? ऑफिसर ने जवाब दिया, ज्यादातर लोगों का मानना है कि औरत की आत्मा अभी भी उस घर में घूमती है। इसके बाद जब भी लोग उस घर में जाते हैं तो मर जाते हैं और मरने वाला हमेशा पति ही होता है। वे कहते हैं कि आत्मा की नजरों में सभी आदमी बुरे हैं और यह जस्टिस है, और इसलिए घर खरीदा गया और रेंट हाउस में बदल दिया गया। हालांकि अब तक कोई भी इसके पास नहीं गया था, लेकिन मुझे आपकी वाइफ के लिए बहुत दुख है और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि हम उन्हें ढूंढने के लिए सब कुछ करेंगे। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि मेरी वाइफ क्यों गायब हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। मेरी फैमिली मेरे साथ रहने आ गई क्योंकि मैंने अगले कुछ हफ्तों तक अकेले नहीं रहने का फैसला किया, जब तक कि अप्रैल नहीं मिल जाती। अब 12 साल हो गए हैं और मैंने अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सुना। पहले साल डरावने थे और मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोचता हूं कि डेविल मेरी वाइफ को ले गया, क्योंकि वह मुझे मार नहीं सकता था, तो शायद उसे वहां ले जाना मेरी गलती थी। हालांकि चीजें अब धीरे धीरे सुधर रही हैं और मुझे डेविल के बारे में बुरे सपने आते हैं, लेकिन मैं अपने वाइफ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे यकीन है कि मैं उन दिनों को कभी नहीं भुला पाऊंगा।